नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हम दोपहर में भुवनेश्वर पहुंचे। इस समय हम भुवनेश्वर से कटक के रास्ते में हैं। कटक आप जानते हैं खाने में किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है दही बड़ा। सबसे पहले चलकर दही बड़ा खाते हैं और हमारी उड़ीसा जर्नी की शुरुआत करते हैं। शाम के 4:45 बजे का टाइम है। हम रघु भाई का इंतज़ार कर रहे हैं इस जगह पर। यहाँ पर वो आएंगे 5 बजे, दही बड़ा मिलना शुरू होगा। कितना देर रहता है सर? 1-2 घंटा? 1 घंटा में खत्म, आपको नहीं मिलेगा 1 घंटा के बाद। तो आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर खाने दही बड़ा? तो मैं बोला ना, कॉलेज डेज से मैं आता हूँ, बट ये प्लेस अलग था, वो स्टेडियम के पास था। तो हम कॉलेज खत्म करके जाते हैं, रघु का दही बड़ा खाते। बड़ा फेमस है। सोचो यहाँ का दही बड़ा कितना फेमस, आप इसे अंदाज लगाइए। सुपर, चलिए इंतजार करते हैं। सबसे ट्रेडिशनल चीज आपको यही मिलेगा। वाह, ठीक है ना, एकदम पूरा प्योर। वाह, अच्छा ये और लोग भी आ रहे हैं सब दही बड़ा हमारा मिसेस है। अच्छा, वाह, नमस्ते जी। पाँच इस समय बज चुके हैं, 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। आज रघु भाई लगभग 10 मिनट लेट है और आप भीड़ देखो इस समय। ये सारे लोग आए हैं दही बड़ा खाने और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे रघु भाई आए दही बड़ा लें। और कुछ लोग तो टिफिन लेकर आए हुए हैं कि दही बड़ा पैक कराएं। 1 या सवा घंटा दही बड़ा यहाँ पे मिलता है, 6 सवा 6 बजे तक। तो रघु भाई इधर से आएंगे, सामने से। इतनी सारी भीड़ में हमें मिल गया दही बड़ा आलू दम। अब पहले आप देख लीजिए, ये जो वड़ा है ना, ये बटर मिल्क में डाला हुआ है, मतलब छाछ के अंदर, और साथ में हमें आलू दम मिला। और सर्व करने का तरीका एकदम ट्रेडिशनल, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। सबसे अनोखी बात ये है, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, कि यहाँ पे जो दही बड़ा मिलता है ना, आलू दम के साथ मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आज से पहले ना कभी सुना है, ना कभी खाया है। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पर? तो आ रहे हैं 10 साल से। पास ही घर आपका? हाँ, पास में। अच्छा, 10 साल से। 10 साल से, वाह। आलू गरम है, बढ़िया, मान गए। मुझे लगता है सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक बाइट दही वड़ा की लो और उसके बाद आप एक बाइट आलू की लो, जबरदस्त। बहुत सिंपल, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ 1 या 1.5 घंटा ही दही बड़ा मिलता है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे या सवा 6 बजे तक। उसके बाद छुट्टी, वेटिंग पहले बिल्ड हो जाती है। अब इस समय देखो हम खा रहे हैं और कम से कम 50, 60, 70 लोग तो इस समय यहाँ खड़े हुए हैं, जो पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। और अब सबको एक एक करके मिल रहा है। इस बड़ा में मेरे को एक चीज़ और डिफरेंट लगी है कि उड़द दाल के साथ साथ इसमें चावल भी रहता है। आम तौर पे वैसे जो हम खाते हैं, या तो मूंग दाल से बड़ा बनता है या फिर उड़द दाल से। तो ये चावल की भी यहाँ पर टेस्ट में गेम है, गेम चेंजिंग। सही कहा, गेम चेंजिंग। और ये चीज़ बड़ी सिंपल है, टेस्ट में सिंप्लिसिटी हाई लेवल पे है। ठीक है, ठीक है भाई जी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई ये पेड़ा जबरदस्त है। तो ये दही बड़ा में मिर्ची लगे किसी को तो पेड़ा खा लो। ये तो पहले से अच्छा, मेरे को लगा कि किसी ने मिर्ची ज़्यादा डलवा ली। ठीक है पेड़ा, लेकिन वो दही बड़ा तो ऑसम था। आज 28 अक्टूबर है, शाम के 5:30 बजे का समय। अंधेरा आप देखिए होना शुरू हो चुका है और 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। सामने स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं। अब हम यहाँ से 6 किलोमीटर आगे कटक में ही जा रहे हैं चॉप खाने। जितना दही बड़ा कटक में फेमस है, उतना ही यहाँ की चॉप भी फेमस है। चलिए
चलते हैं। मैंने सुना कटक में चिकन चॉप मटन चॉप बहुत फेमस है। दही बड़ा एंजॉय करने के बाद हम निकले थे चॉप खाने, लेकिन रास्ते में हमें पता चला कि आज मंडे है, आपको चॉप नहीं मिलेगी। ट्यूसडे को मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो इस एपिसोड में आप चॉप नहीं देखेंगे। हम आगे चलकर जो उड़ीसा की जर्नी करेंगे, लौट कर वापस कटक आएंगे, क्योंकि 12 तारीख को यहाँ पर बाली यात्रा स्टार्ट हो रही है। उस समय हम चॉप ट्राई करेंगे। अब हम जिस एरिया से निकल रहे हैं अपने होटल जाने के लिए, मैं देख रहा हूँ रास्ते में जगह जगह डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम था, तो फेस्टिवल की डेकोरेशन अभी भी यहाँ पे बरकरार है। ट्रैफिक कम है। हम ग्रैंड रेजिडेंसी में रुके हैं, इस समय होटल जा रहे हैं। होटल पहुंचकर हमने मीटअप रखी, सब्सक्राइबर्स को मिले, बहुत अच्छा लगा। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हमने ग्रैंड रेजिडेंसी में रूम लिया। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 1650 रुपये टैरिफ पड़ा, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा कोशिश करेंगे आज रात को जल्दी सो जाएं, जिससे कल सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं और कटक घूमने के लिए निकलें। तो अब आपसे मुलाकात हमारी कल सुबह होगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 7:15 बजे हैं। हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। सबसे पहले जाने वाले हम चंडी टेम्पल, उसके बाद सालेपुर भी जाएंगे और सालेपुर जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। प्लान था मेरा आज कि आज अर्ली मॉर्निंग निकलें 5:30-6 बजे, बट एज़ यूजुअल थोड़ा लेट तो हमेशा हो ही जाते हैं। ये सीड्स खा लूँ मैं। ये मैंने ना आजकल शुरू किया है कि 2 सीड्स को मिक्स किया, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स को, तो दिन में 1 या 2 बार थोड़े थोड़े खा लेता हूँ। मैं एक्चुअली एक डाइट ले रहा हूँ, तो मुझे डाइटिशियन ने कहा है कि ये कुछ एक चेंजेस अपनी डाइट के अंदर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे को इसमें ना सबसे जो अच्छा टेस्ट लगता है वो पम्पकिन सीड्स का लगता है। फ्लैक्स सीड उतना मज़ा नहीं आता मुझको, क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी सा टेस्ट आता है, लेकिन मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स गुड टेस्ट। रेडी होते होते 7:30 हो चुके हैं। रोड पर आके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी चहल पहल है। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये हम भुवनेश्वर से लेकर चल रहे हैं, वहाँ से हमने हायर पे ली है इस पूरी जर्नी के लिए। जो लोकल हम यहाँ पर टूर कर रहे हैं, जिसके अंदर पुरी है, भुवनेश्वर है, कटक है, इन एरियाज़ के लिए 100 किलोमीटर की डेली रनिंग का चार्ज हम 1600 रुपीज़ दे रहे हैं, और नाइट स्टे जो कि जैसे हमने कल कटक में किया, उसके 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब हम जा रहे हैं कटक चंडी टेम्पल। पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। पीछे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नाश्ता मिल रहा है, एक बार पता लगाते हैं इनसे कि इनके पास क्या है। क्या है आपके पास नाश्ते में? बड़ा, दही बड़ा। तो यहाँ दही बड़ा सुबह कितने बजे मिलना स्टार्ट हो जाता है? सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? 5 बजे। ओ गॉड, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10, 11, 12 बजे तक दही बड़ा यहाँ पे चलता है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। साथ में आपके पास क्या है? इडली और ये क्या, सांभर? ये आलूदम। अच्छा, आलूदम। अच्छा, वाह। और वो क्या आपके पास ये मटर है? मटर मटर। इसको क्या बोलते हैं यहाँ? घुगनी। घुगनी, वाह। तो अभी हम पहले टेंपल चलते हैं, फिर लौट कर आकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है भाई साहब, थोड़ा रुक कर नाश्ता करेंगे। हम अभी कटक चंडी मंदिर पहुंचे, मैंने माथा टेका। हमारे साथ इस समय पुजारी जी हैं। आप हमें इस मंदिर के बारे में और हमें और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दे सकते हैं? कटक चंडी वो 300 साल का मंदिर है। हम लोग 5th जनरेशन का सेवक है। माता यहाँ से स्वयंभू निकला है। मेरा परदादा को उसको दर्शन हुआ था, माता जी दर्शन दिया था कि हाँ मेरे को माटी से निकल के पूजा करो। वहाँ से अभी तक पूजा हो रहा है। कटक का वो फेमस मंदिर है। कटक का जितने आदमी है वो सुबह आके माँ का मथा टेक के काम आ जाती है। कटक चंडी इतना बड़ा मंदिर है, फेमस हो गया, बाहर देश में फेमस भी हो गया है। माँ कटक चंडी सबका मनस्कामना पूर्ण करते हैं इस
जय माँ का चरण। जय माता दी। मंदिर के सामने ही मेरे को ये स्टॉल दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ यहाँ पर नाश्ता करते हैं। भाई साहब, पियाजी है आपके पास? आपका मेरा प्याज है। क्या होता है पियाजी? वो प्याज है। ये किससे बनता है? चना से। चना दाल। चना दाल। तो उसको तलते हो? हाँ तो अभी आप सामने पियाजी बना रहे हो? हाँ। अच्छा। और वो क्या बोलते हैं दूसरी चीज? गुलगुला। गुलगुला। गुलगुला किसको बोलते हैं? इसको गुलगुला है, सूजी का है। ओ अच्छा, गुलगुला ये किससे बनता है गुलगुला? सूजी में, सूजी चीनी। सूजी चीनी। तो आप मेरे को थोड़ा सा 2-2 पीस दोनों को दे दीजिए। ठीक है। तो भाई ये जो सूजी का मीठा है गुलगुला, इसमें भी सब्जी डालते हैं? तो ये सब्जी आलू का सब्जी, आलू मटर। पियाजी और गुलगुला। गुलगुला मीठा है मुझे बताया गया, इसमें दोनों में इन्होंने आलू की सब्जी डाल के मेरे को दिया। पहले खाते हैं पियाजी, जो कि बनाया गया है चना दाल से। भाई साहब, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है, मानना पड़ेगा। बहुत स्वादिष्ट, और ये आलू की सब्जी डालने से मज़ा और ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो आप कितने साल से यहाँ पर ये बेच रहे हैं? 5 साल है। 5 साल। 5 साल से। वाकई बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। टू गुड। गुलगुला भी मज़ेदार है, सूजी से तैयार किया गया, चीनी डाली गई है अंदर, मीठा है। मुझे लग रहा है गुलगुला में अगर सब्जी नहीं डालेंगे ना तो स्वाद ज़्यादा आएगा, तो मुझे इसमें सब्जी नहीं डलवानी चाहिए। ये क्या सर? बड़ा है, बीड़ी का है। भीरी। भीरी मतलब उड़द दाल। यहाँ पर उड़द दाल को भीड़ी बोलते हैं। तो भाई साहब ने हमको 2 ये बड़ा भी दे दिया, ये देखिए सामने। और मैं इसके बारे में बता रहा था कि इसमें अगर मुझे लगता है सब्जी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा, लेकिन वो जो पियाजी अभी हमने खाया है उसका तो मैं बिल्कुल फ़ैन हो गया हूँ। ये आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत ही अल्टीमेट। बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। कल जो मैंने बड़ा खाया था उसमें दही भी था। कल हमने रघु भाई के यहाँ पे खाया था। रघुवार। हाँ, दही बड़ा। दही बड़ा। हाँ हाँ हाँ, रघुवार। हाँ, वो सही था। और आपका ये आलू के साथ बड़ा मज़ेदार है। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो आपने सबसे पहले पियाजी खिलाया ना, उसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। दही बड़ा भी अच्छा, लेकिन पियाजी तो कमाल, बहुत ही उत्तम। और वो आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत शानदार। वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट। आप कट्टा खाएंगे तो मिस मत करिएगा। अब हम यहाँ से सालेपुर जा रहे हैं। 30 किलोमीटर की ये जर्नी है, 1 घंटा पहुँचने में लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ वहाँ हम क्यों जा रहे हैं। वहाँ हम जा रहे हैं रसगुल्ला खाने। सुना है सालेपुर का रसगुल्ला बहुत फेमस है। मेरे साथ इस समय बीकलानंद का स्वीट शॉप के ओनर है प्रदीप्त कुमार का। प्रदीप्त कुमार का। तो सर मैंने बाहर पढ़ा, लिखा हुआ था खीर मोहन। जी, ये खीर मोहन अलग चीज़ है कि रसगुल्ला ही है? नहीं, ये हमारा उड़ीसा में उसको थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का जो होता है ना, हाँ हाँ, रसगुल्ला, इसको हमारा यहाँ पे तिरमन बोलते हैं। अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मीठा, बड़ा मीठा। अच्छा। लो जी, बात करते करते बड़ा आ गया। अच्छा, ये बड़ा है ना सर? जी जी, बड़ा है। अच्छा, ये तो हम कल से खा ही रहे हैं यहाँ पर, जब से कट्टा खाए हैं। और ये क्या चीज़ है? दालमा। ये दालमा है। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े थे यूट्यूब पे, जिसमें आप सबने बताया था कि उड़ीसा जाओगे तो आप दालमा ज़रूर खाना। जी। और ये दालमा तो सर तुअर दाल की बनती है ना, जो मैंने? नहीं, वो हमारा चना दाल में बनता है। अच्छा, चना दाल से दालमा बनाते हैं। तो इसमें दालमा में क्या रहता है? दालमा चना दाल, चना दाल, आलू देते हैं और पम्पकिन भी देते हैं।
आलू पम्पकिन, ओके। ये रसगुल्ला है हमारा, जो किरमोन बोलते हैं आपने। ओहो, मतलब क्या ग्रैंड साइज का? तो ये छोटा भी होता है ना? अच्छा अच्छा, ये तो आलू जो यहाँ पर है उसमें स्किन नहीं निकाली जाती आलू की। और दूसरी बात, ये मिर्च का भी साथ में फ्लेवर। कुछ जगह बड़ा बनाते समय चावल मिक्स करते हैं और यहाँ पर भीरी दाल का इस्तेमाल किया जिसको उड़द दाल बोलते हैं। परफेक्ट सर। और थोड़ा साथ में ऐड करते हैं बेसन, चना बेसन। चने से बना हुआ बेसन। सर ये रसगुल्ला बहुत ज़्यादा बड़ा, मैं पूरा नहीं खा पाऊँगा, तो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। आधा आप ले लीजिए और आधा मैं खा लूँगा। तो अब इसको खाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने भी नोटिस अभी भी करी है, रसगुल्ला आमतौर पे जो स्पॉन्जी होता है उसको आप इतना आसानी से कट नहीं कर सकते, नहीं है ना? ये तो बड़ा आसानी से कट रहा है जी। और उसका तो खुद ही ये है, तो खीरमोन किरमोन भी बोलते हैं। खीरमोन में ये तरीका है कि वो आसानी से कट जाता है। ओहो, ये डिफरेंस है यहाँ के रसगुल्ले में उसके कि अंदर भी आसानी से कट जाता है। तो सर, काजू भी है। अच्छा, काजू अंदर। और आप ब्राउन कलर जो नोटिस कर रहे हो ना इसका, ये थोड़ा ज़्यादा फ्राई करते हैं, उस ज़्यादा पकाने से ब्राउन हो जाता है। सर मैंने कोलकाता में रसगुल्ला खाया था, वहाँ रसगुल्ला स्पॉन्जी था, ये स्पॉन्जी नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे मीठा थोड़ा कम लेवल पे था। यहाँ मैं मीठा ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है। दोनों चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। बड़ा मज़ेदार। अच्छा, अभी बात करते करते ना इन्होंने मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। आमतौर पे अपने घरों में जब हम रसगुल्ला बनाने की रेसिपी करते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए या तो नींबू का इस्तेमाल करते हैं या फिर फिटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक तरीका और भी होता है, मुझे नहीं मालूम था, कि दूध में जब आप दूध को फाड़ कर पहली बार, चाहे नींबू से करें या फिटकड़ी से, जो आपका छेना बनेगा उसका जो पानी है उससे आप अगले दिन रसगुल्ला बना सकते हैं। मतलब सॉरी, छेना बना सकते हैं, उससे फट जाएगा। एक बात है, अभी मैं खाते खाते ना ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं ना, तो हिंदी में ना एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तृप्ति हो गई। तो मतलब सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। तो ये खाने से ना शांत हो गया। हाँ, मतलब सही मायने में ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला खा के तृप्ति हो गई। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। लो जी, छेना पोड़ा। आप इसका एक बार टेक्सचर भी देख लीजिए। नाम से ही पता लग रहा है छेना है और इसको बेक किया गया है। आपको मैं दोनों तरफ से इसका दिखा देता हूँ। इस तरीके से बहुत सॉफ्ट है। देखने में ये भले लग रहा होगा कि आप 4 या 5 खा लोगे क्योंकि स्वाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 से ऊपर खाया जाएगा क्योंकि हैवी है और इलायची का मस्त फ्लेवर आ रहा है। बहुत सॉफ्ट छेना, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो गोज़ विदाउट सेइंग, इसलिए मेरे को इतना मज़ा आ रहा है इसको खाने में। आप सालेपुर आएंगे तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। कटक से सालेपुर पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। सर, ये कितनी शेल्फ लाइफ होती है अगर छेना पोड़ा कोई साथ लेके जाना चाहे? 2 दिन तो जरूर लगेगा, 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन। और रसगुल्ला भी 2 से 3 दिन। सालेपुर से चलकर अभी हम कटक के आउटस्कर्ट्स तक आ चुके हैं। हमारे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये उड़ीसा का स्टेट मैरीटाइम म्यूजियम है। चलकर टिकट निकालते हैं और म्यूजियम में चलते हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट और 30 रुपीज़ टिकट है एक्वेरियम की। मैंने निकाली, अब अंदर चलते हैं। म्यूजियम के अंदर हम आ चुके हैं। इस जगह 1869 में मैरीटाइम वर्कशॉप हुआ करती थी। बोट्स और शिप्स की रिपेयरिंग की जाती थी, शिप्स बनाई जाती थी। अब यहाँ पर अलग अलग गैलरीज हैं। जो पहली गैलरी में आकर हम देख रहे हैं, छोटी तोप हमें दिखाई दे रही है।
मैरीटाइम कंपास विथ केसिंग। सामने आप देख रहे हैं सिग्नल लाइट और उसके आगे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके सामने मैरीटाइम हिस्ट्री गैलरी है, चलिए वहां चलते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में मैं देख रहा हूँ पुराने ज़माने में रिच लोग कैसे बोटिंग किया करते थे। सामने देवी की पिक्चर, ट्रेड करने से पहले देवी की पूजा किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा और इंडोनेशिया के बीच का जो ट्रेड कनेक्शन था, ओडिशा और बाली के बीच में, यहाँ देखो कल्चरल फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। मॉडल ऑफ रावना फिगर फ्रॉम ओडिशा और यहाँ पर इंडोनेशिया, और यहाँ पर आप ओडिसी डांस देख रहे हैं और साथ ही के साथ बालिनीज डांस। अभी हम दूसरी गैलरी में वर्कशॉप देखने आ गए हैं। स्कॉटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था फॉकनर, जॉर्ज फॉल्कनर, जो कि 1866 में यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने वर्कशॉप को डिज़ाइन किया था। मशीन्स लाइक लेथ, ड्रिलर्स, कटर्स, ये सब हैं यहाँ पर जो इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई थी। ये सामने है वर्कशॉप। पहले मैं समझ रहा था कि यहाँ पर शिप भी बनाई जाती थी, लेकिन अभी मैंने क्लैरिफिकेशन लिए, यहाँ पर स्मॉल और बिग बोट्स बनाई जाती थी। बिहार, उड़ीसा और बंगाल प्रदेश उस समय पर जो उनकी बोट की रिक्वायरमेंट होती थी यहाँ पे तैयार की जाती थी। तो मशीन्स आप देख रहे हैं सामने, थोड़ा उस तरफ चलते हैं। बोट मेकिंग से पहले किस तरह से पूजा किया जाती थी वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पुरुष लोग जब व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे, लौटकर वापस आते थे, जाते समय और वापस आने के बाद देवी की पूजा की जाती थी। इस प्रकार से हॉल में रिचुअल्स दिखाए गए हैं। मैंने आपको बताया था म्यूजिक कंपाउंड में एक्वेरियम भी है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने कोई पॉन्ड जो जापान में है उसकी फिश, इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जापानीज कोई पॉन्ड। सामने जो आप देख रहे हो ना, इसको एलिगेटर फिश बोलते हैं क्योंकि इसका जो मुंह है वो एलिगेटर जैसा है। कितना अच्छा लग रहा है, सो क्यूट, सो क्यूट, वाओ। साथ ही इसके पिराना और एलिगेटर, इन दोनों का जो डाइट है, फूड है, वो है चिकन। अच्छा, इसकी बैक साइड में जो यहाँ पे आप फिश देख रहे हैं ना, जिसका टीवी में भी दिखा रहे हैं, ये फिश क्या करती है, एग्स नहीं देती, ये मुंह से जो छोटी छोटी फिश है वो निकलती हैं। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो इन्होंने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है। हमने यहाँ पर 3-4 गैलरीज देख ली हैं। अब हम गैलरी के बाहर पार्क की ओर आ गए हैं। टोटल यहाँ पर 14 गैलरीज हैं, जैसे नेविगेशन गैलरी, मॉन्यूमेंट्स गैलरी। तो ये सब देख लेने में अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे का समय निकल जाएगा। हमें ऑलरेडी 1.5 घंटा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से अभी हम आगे निकल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। मंडे म्यूज़ियम क्लोज रहता है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से रघुनाथ मंदिर, पहुँचने में लगभग हमें आधा घंटा लगेगा। म्यूज़ियम के ठीक सामने ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप यहाँ पर खड़े होकर महानदी का व्यू देख सकते हो। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है ये। इस समय सूरज तेज है और ठीक मेरे सामने है, तो मैं स्ट्रेट नहीं देख सकता, लेकिन शाम के समय आप आएंगे तो मुझे लगता है 5, साढ़े 5 बजे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ खड़े होकर नदी का व्यू देखना। दो 45 का टाइम है। हम रघुनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर इस समय क्लोज्ड है, 4 बजे रीओपन होगा। यहाँ आने का पर्पस तो ऑब्वियसली मंदिर में माथा टेकना था, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है 12:30 बजे से लेके 2:30 पौने 3 बजे तक। टोटल अगर सारा प्रसाद लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़। अगर आप खीर या ये सब्जी नहीं लेते तो उसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़, 60 रुपया। पत्तल में आपने देखिए कैसे प्रसाद दिया है। मेरे को याद आ गया, जब मैं असम में ट्रैवल कर रहा था ना, तो वहाँ मैंने ओ टेंगा खाया था, जिसको चलता बोलते हैं, और एलिफेंट एप्पल। ये खट्टा होता है, दाल में डाल के बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, दाल में खटास आ जाती है। और यहाँ पर चटनी,
खटास भी है और साथ में गुड़ की मिठास भी है। वाह। जब भी मैं गुजरात गया था ना तो वहाँ पर मेरे को आदत हुई थी दाल के अंदर चीनी के साथ, और आज काफ़ी महीनों के बाद, इनफैक्ट 1.5 साल के बाद, और घी का तड़का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। वाह, बहुत अच्छा हो गया कि हम यहाँ पर आ गए। मुझे भाई साहब ने बताया कि जगन्नाथपुरी मंदिर में इसी प्रकार का प्रसाद होता है। भाई साहब एक चीज़ बताइए, ये जो कोशला साग है बड़ा मज़ेदार स्वाद है इसका, ये लाल रंग का होता है, बड़ा अच्छा स्वाद है। ये मैं कोशिश करूँगा वेजिटेबल मार्केट में जाके देखूँ। कोशला साग के अलावा इसमें जो जो सब्जी आप मेरे को दिखा सकते हो, थोड़ा एक एक दिखा दो। अच्छा, तो इन सब्जियों को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया। आपको मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। अभी हम वहीं पर उनके घर जा रहे हैं। रघुनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके हम नेताजी बर्थ प्लेस म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। मंडे ये म्यूज़ियम क्लोज रहता है। म्यूज़ियम में आकर तो बहुत अच्छा लगा। अंदर हमने क्या क्या देखा मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। लगभग हमने 1 से सवा घंटा स्पेंड किया। अब बाहर लॉन में आकर बैठे हैं और मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या देखा। अंदर ना अलग अलग गैलरीज हैं। जैसे एक गैलरी में मैं पढ़ रहा था कि नेताजी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से किस प्रकार इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई। फिर हमने एक और गैलरी में जाके पढ़ा 1941 में जैसे वो हाउस अरेस्ट में थे तो उन्होंने हाउस अरेस्ट को कैसे एस्केप किया उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। अलग से गैलरी थी उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो लीडर्स इन्वॉल्व थे उन सब के साथ उनकी इंटरेक्शन, उनकी फ़ोटोग्राफ्स गांधी जी के साथ, सरदार पटेल जी के साथ, पंडित नेहरू के साथ और भी काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हमने उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी देखी और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। साथ में हमने यहाँ पर उनका बर्थ रूम भी देखा जहाँ उनका जन्म हुआ। आज़ाद हिंद रेडियो गैलरी भी देखी, उसके बारे में पढ़ा और समझा। 1942 में नेताजी जर्मनी जब गए थे वहाँ उनकी शादी हुई थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। एक जगह लिखा हुआ था कि एक तरह से वो गंधर्व विवाह जैसी सिचुएशन थी जिसके अंदर उनकी शादी हुई। अंदर हमने रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में पढ़ा, फ़ोटोग्राफ्स देखी। रानी झांसी रेजिमेंट नेताजी का खुद का ब्रेन चाइल्ड था। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की जो वॉर थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस थे। विमेन एम्पावरमेंट में वो विश्वास रखते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा और काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स देखी। तो ये समझ लीजिए आप जब कटक आएंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और सही मायने में उनकी लाइफ हिस्ट्री को और डिटेल में समझकर मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से आज हम यहाँ पर आके इंस्पायर हुए हैं आप भी ज़रूर इंस्पायर होंगे। अब शाम के 5 बजने का समय हो चुका है। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं भुवनेश्वर जाने के लिए। आज रात को नाइट स्टे वहीं पे करेंगे। आज रात को भुवनेश्वर, कल रात को भुवनेश्वर, कल बेसिकली लोकल भुवनेश्वर हम घूमेंगे जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आगे चलकर हमको साउथ उड़ीसा भी जाना है, वेस्टर्न उड़ीसा भी जाना है और लौट कर 12 या 13 या 14 दिन के बाद हम वापस इसी जगह आएंगे कटक। उस समय मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन स्पेयर निकालें और जो जो जगह हम कटक में नहीं घूम पाए, नहीं एक्सप्लोर कर सके, जहाँ का फूड उस समय करें और बाली यात्रा भी अटेंड करें। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी जो हमारी कल की जर्नी होगी भुवनेश्वर। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।